नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी में शामिल हो गया तो आप इंसाफ की अपील किससे करेंगे? संजय रावत का इलेक्शन कमीशन पर तंज। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी का मसला होता जा रहा है संगीन। राहुल गांधी ने हुकूमत की बेरुखी पर उठाया सवाल। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे को मिली क्लीन चिट। बीजेपी ने कहा अभी मुकम्मल नहीं हुई है पुलिस की जांच। मुंबई में लाउड स्पीकर के मामले में चंद मसाजिद कमेटियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी। इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद। अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन पर शदीद नुक्ताचीनी की है। संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी में शामिल हो गया है तो आप इंसाफ की अपील किससे करेंगे? इलेक्शन कमीशन सिर्फ नाकाम है, कोई समाअत नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के इंतखाबात के बारे में कुछ सवालात पूछे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास उसके जवाब नहीं है। जाता है चुनाव आयोग को मिलने से कोई फायदा नहीं है। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, शामिल है। चुनाव आयोग ही बीजेपी में शामिल हो गया है, तो आप किससे न्याय की गुहार लगाओगे? ये इस देश की परिस्थिति है। डेमोक्रेसी, चुनाव आयोग सिर्फ नाम का बचा है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई बात हम जो रखते हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के हित में जो भी करना है वो सब किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। हम अर्जी करते हैं, हमारा डेलीगेशन जाता है, हाँ, चुनाव आयोग हमें ज्ञान देता है। जो सवाल हमने विधानसभा महाराष्ट्र हरियाणा के बारे में आपसे पूछे हैं उस बारे में आप हमको कोई जवाब नहीं देते। हम कुछ जवाब मांगते हैं तो आप कानून बदला देते हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पूछे हैं महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में, लेकिन आपके पास जवाब नहीं। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी का मसला संगीन होता जा रहा है। ताज़ा सरकारी आदादोशुमार ने मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 के दरमियान सिर्फ 3 माह में रियासत में 767 किसानों ने खुदकुशी कर ली। सबसे ज़्यादा खुदकुशी के मामले विदर्भ इलाके से सामने आए हैं, जहाँ तवील अरसे से किसान कर्ज, फसल की कीमत और मौसम की मार झेल रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सिर्फ अपनी तशहीर पर तवज्जो दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने खुदकुशी की। क्या ये सिर्फ एक नंबर है? नहीं, ये 767 बर्बाद घराने हैं जो शायद कभी ना संभल सके और हुकूमत खामोश है, बेरुखी से देख रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना पटोले ने राहुल गांधी के ट्वीट पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत में किसान बेहद परेशान है। नाना पटोले ने कहा कि फडणवीस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, वो मोदी के कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत चला रही है या किसानों के लिए कुछ करना चाहती है। उन्होंने फडणवीस हुकूमत को किसान मुखालिफ हुकूमत करार दिया। देखो, देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में चल रही है। जो सरकार का आंकड़ा जो है, जो आप बता रहे 700 के कुछ ऊपर, उससे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई। आपने देखा होगा कि कल लातूर जिले में एक किसान, उसके पास बैल हल जोतने के लिए नहीं थे, खुद वो हल को जोत लिया। उसके की उनकी धर्मपत्नी उसको हाँक रही है।
ये मुद्दा कल हमने हाउस में उठाया और महाराष्ट्र का ये किसानों की जो दुर्दशा है वो हमने स्पष्ट की। तो आज कृषि मंत्री और सहकार मंत्री ये दोनों जाके किसान को मदद करने के आगे बढ़े। क्या सब राज्य के इस किसानों ने अपने आप को हल को जोतना चाहिए? क्या ये सरकार वो चाहती है? शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जिस तरह से ये व्यवहार चल रहा है, ये शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रहे हैं। और इसलिए राहुल जी ने आज जो महाराष्ट्र के बारे में जो ट्वीट किया है, ये वास्तविकता है। महाराष्ट्र में किसान विरोधी बीजेपी और महायुति की सरकार है, अब ये स्पष्ट हो चुका है। और इसलिए ये सरकार का जो ढकोसला है किसानों के बारे में वो अब स्पष्ट हो चुका है। महाराष्ट्र में कब किसानों की आत्महत्या रोकेंगी ये सरकार, कब किसानों का कर्जा माफ करेंगी सरकार, या मोदी जी के मित्रों को ही मदद करती रहेंगी ये सरकार? महाराष्ट्र हुकूमत के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वाज़ेह किया कि दिशा सालियान की मौत के मामले में कोई मुश्तबा मालूमात नहीं है, ये खुदकुशी का मामला है। फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की 9 जून 2020 को मलाड में एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। दिशा सालियान के वालिद ने इस सिलसिले में मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया था कि इस मामले की मुंबई पुलिस की SIT या CBI से तफ्तीश कराई जाए। अब मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि दिशा सालियान की मौत में किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे भी बेकसूर हैं। शिवसेना UBT के MP संजय रावत ने दिशा सालियान की मौत के मामले पर कहा, अब महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दिगर लीडरान को आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने कहा कि दिशा सालियान केस में पुलिस ने अदालत में जो रिपोर्ट दाखिल की है, इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि बीजेपी झूठी पार्टी है। बीजेपी का तरीका यह है कि वो अपने मुखालिफिन की किरदार कशी करे। दिशा केस में आदित्य ठाकरे के साथ भी ऐसा ही किया गया था। उस आदमी को बेइज्जत करना, सामाजिक जीवन में उसको उद्ध्वस्त करना, राजकीय जीवन में उसकी बर्बादी करना और इस तरह की झूठी कहानी बनाकर बीजेपी हमेशा जो व्यवहार करते आई है, उसका एक बड़ा परिणाम है कि दिशा सालियान के प्रकरण में पुलिस ने जो आज कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया है, वो कोई आत्महत्या नहीं थी, वो अपघात था। और एक बार स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी का झूठ और जनता के सामने आया है। जिस राजीव गांधी जी ने इस देश को 21वीं शताब्दी की तरफ लेके गए, जो आपके पास कंप्यूटर दिया, मोबाइल दिया, नई जनरेशन को उनकी बुद्धिमत्ता को ताकत दिया, उस राजीव गांधी जी को भी इन लोगों ने बोफोर्स तोप के नाम से बदनाम किया और ये सत्ता में आए। तो ये ऐसे भाजपा का जो षड्यंत्र है, अब दिशा सालियान प्रकरण के रियासती वजीर उदय सामंत ने दिशा सालियान केस पर कहा कि इस मामले पर तबसरा करना क़ब्ल वक्त है। अगर तहकीकात अभी भी जारी है तो हमें अपनी राय देने से गुरेज करना चाहिए। एक बार जब SIT अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी तभी हम कोई नतीजा अखज़ कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। SIT ने पूरा अहवाल देने के बाद ही इसके ऊपर बोलना उचित रहेगा, क्योंकि ये जो इंक्वायरी चालू है तो अभी भी चालू है, और जब इंक्वायरी चालू रहती है तब मिनिस्टर ने उसके ऊपर बात करना उचित बात नहीं है। जब पूरा अहवाल आएगा तब उसके बीजेपी महाराष्ट्र ख्वातीन विंग की सरबराह चित्रा वाघ ने दिशा सालियान केस पर तबसरा करते हुए कहा कि पुलिस जांच अभी मुकम्मिल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केस की तहकीकात मुकम्मिल होने के बाद ही हकीकत सामने आएगी। नहीं है कंक्लूजन तक, और
देखिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है या जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उस हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। पुलिस कोई कंक्लूड तक अभी तक आए नहीं है, कंक्लूजन तक। और दूसरी बात यह है कि जो विरोधक है उन्होंने अपनी एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि समझिए, अगर ऐसे समझे कि कोर्ट ने इस मामले में कोई निकाल दिया तो क्या उसे वो मान्य करेंगे? क्योंकि न्याय व्यवस्था पे विश्वास है या नहीं, इस पे स्पष्टता होनी भी जरूरी है। जब देखा कि चुनाव के बाद जिस प्रकार से कोर्ट ने निर्णय दिया उसके लिए वो निर्णय उन्हें अमान्य था, तो अगर इसमें इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो क्या इन्हें मान्य होगा? तो इसकी भी स्पष्टता विरोधी पक्ष ने देनी जरूरी है। मैं आपसे यही कह रही हूं कि ये केस अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे जानकारी अनुसार अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस किसी कंक्लूजन पर अभी तक पहुंची नहीं है। बिल्कुल ये बहुत ही हम कहेंगे कि ऐसी घटना घटी है। 25 साल 22 साल की एक हमारी निर्भया, और देखिए कि मोडस ऑपरेंडी कैसे हुई है इन हरामखोरों की, कि एक कुरियर बॉय बन के आता है और कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं और साइन करना है, इसलिए पेन ले आइए, मैं पेन भूल गया। असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन पार्टियां मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हुए कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एससीपी के अरकान असेंबली ने एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी अरकान अपने हाथ में आइन की कॉपी और प्ले कार्ड थामे हुए थे। ये संविधान बचाने के लिए अगर वारी में कोई संविधान लेके जाता है तो पूरे वारी को अब अर्बन नक्सल से भर गई है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये वारी को एक ऐतिहासिक परंपरा है जो तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली के जमाने से चलते आ रही है। हमारे संविधान का जन्म ये वारी से ही हुआ है। ये वारी हमें समता, समानता और बंधुत्व सिखाती है। जो हमारे मूलभूत संविधान का जो मूलभूत गाभा है, जो प्रियम्बल है, वो कहाँ से आया है? वो वारी से आया है। वो वारी को तुम नक्सलवाद, अर्बन नक्सल कह देते हो, बदनाम कर देते हो वारी को। ये संविधान हमारे हाथ में है, हम बचाएंगे। हमको अर्बन नक्सल कहना है, हमको पुलिस स्टेशन बुलाना है, बुलाओ, हम तैयार है लड़ाई के। मुंबई में लाउड स्पीकर के मामले में विक्रोली की चंद मसाजिद कमेटियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इन कमेटियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुंबई पुलिस ने मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ मनमानी कार्रवाई की है और इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एडवोकेट करीम पठान ने केस की तफसीलात बताते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हमें इंसाफ मिलेगा। कि पुलिस ने जो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो गाइडलाइंस हैं नॉइज पोल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से, वो फॉलो नहीं किए हैं। तब अदालत ने सरकारी वकील से ये पूछा कि जो अजान होती है ये एक मैसेज देना होता है कि नमाज का वक्त हो गया है, आपको प्रेयर करने के लिए आना है। अगर आप उनके लाउडस्पीकर हटा देंगे तो वो कैसे अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे, कैसे इनवाइट कर पाएंगे? बहरहाल कोर्ट ने उन्हें ये भी पूछा कि क्या आपके पास सारे मस्जिदों का या रिलीजियस प्लेसेस का वो सारा रिकॉर्ड, ब्यौरा मौजूद है आपके पास, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन हुआ है, आपने मेजरमेंट लिया है, कौन से दिन लिया है, कितना डेसिबल बढ़ा है। तब सरकारी वकील का कहना था कि उनके पास ये रिकॉर्ड है। तो इस हालात में कोर्ट ने उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उन्होंने ये भी कहा सरकारी वकील ने कि वो अपना रिप्लाई भी फाइल करेंगे। तो अब अगली सुनवाई इस केस की 9 जुलाई है और 9 जुलाई को सरकारी वकील या स्टेट गवर्नमेंट अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। पिटीशन की ज़रूरत इसलिए पेश आई दाखिल करने की कि मुंबई पुलिस ने पिछले कई महीनों से कई मस्जिदों को, 200 से ज़्यादा मस्जिदों को नोटिस भेजा है कि वो लाउड स्पीकर उतार दें और अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करें। और दोबारा पुणे में असमत दरी का एक और मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बुध की शाम एक 22 साल खातून को उसके ही अपार्टमेंट में जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया गया। पुलिस ने कहा कि एक शख्स ने खुद को डिलीवरी एजेंट जाहिर करते हुए खातून के घर आया और पेन मांगने के बहाने उसके घर में दाखिल हो गया। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। ये घटना
जैसे ही पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हो गई, तुरंत घटनास्थल का पुलिस ने पंचनामा किया। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कार बुलाई गई, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए और निर्भया का मेडिकल इन प्रोग्रेस में है। ओके सर, कुछ मैसेज छोड़ना है ऐसा कुछ पता चला? ये वारदात के दरमियान आरोपी ने निर्भया के मोबाइल पे एक फोटो और एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर ये बात आप किसी को लीक करोगी तो मैं ये फोटो वायरल करूंगा। ऐसा मैसेज निर्भया की मोबाइल में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस मशीनरी को मिला है। वो महिला अकेले रहती थी? फ्लैट पे महिला अपने सगे भाई के साथ रहती थी। सगा भाई पुणे में एजुकेशन ले रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपने गांव छुट्टियों के लिए गया था। पुणे के मुस्लिम अक्सरती इलाके कोंडवा की आबादी तकरीबन 3 लाख है, लेकिन वहाँ सिर्फ 1 या 2 सरकारी स्कूल हैं, और वो भी सिर्फ 8वीं जमात तक। यहाँ के लोग माली तौर पर कमज़ोर हैं और 8वीं जमात के बाद अपने बच्चों को मज़ीद तालीम फराहम करना बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद खान ने इस सूरत हाल का जायज़ा लिया। मैं यहाँ पर एक मौलाना आजाद स्कूल, उर्दू स्कूल के पास खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर बहुत दिनों से कुछ बातें निकल के आ रही है कि यहाँ पर लोगों के पास बैठने की जगह बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और क्लासेस बहुत कम है। तो हम इनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है और इसका हल कैसे निकल सकता है। तो पठान साहब, क्या है प्रॉब्लम, कैसी किस तरह की प्रॉब्लम है और कैसे इसका हल निकाला जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुंसिफ टीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी कोंडवा की आवाज बनने जा रही है। बिल्कुल मौजूदा हालात यहाँ के इस तरह से है कि यहाँ का पॉपुलेशन 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं यहाँ। आज पॉपुलेशन में बच्चे इतने बड़े पैमाने पे है, इनको जैसा गवर्नमेंट बोलता है कि राइट टू एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन तालीम देना चाहिए। आओ देखते हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल इतनी डेंसिटी रहने के बाद में प्रशासन सो गया है। बिल्कुल प्रशासन हमारे पे मेहर नजर नहीं कर रहा है। प्रशासन ये कोंडवा पे एजुकेशन के ताल्लुका से आजाद उजा कर रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं और बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, आप बताएं क्या है प्रॉब्लम बच्चों को फेस हो रही है? बच्चे लोग को बैठने उठने में तकलीफ हो रही है इसकी वजह से ना। हाँ। थोड़ा कहीं अच्छा देखो, अपने जगह होगा तो बैठने के लिए। तो प्रशासन से आपकी डिमांड क्या है? हम ये चाहते हैं कि अभी 6ठी 7वीं के बाद बच्चे जाएंगे कहाँ, और हम अपनी इतनी ये नहीं है इनकम कि हम प्राइवेट में बच्चों लोग को पढ़ा सके, तो इसके लिए आप थोड़ी कोशिश करें। 10वीं तक यहाँ पे होना चाहिए। हमारा भी ये चाह रहा, बाहर बच्चे जाते दूर दूर, हमको भी प्रॉब्लम आता है ना, इसकी वजह से ये बड़ी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। टीचर लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, रोज डेली होमवर्क देते हैं, चेक करते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है। इसके लिए हम लोग को यही आशा है कि आगे 10वीं तक हमारे बच्चे यहीं पे पढ़े। 9वीं 10वीं आगे क्लास बढ़ाए, हम हमारे बच्चे डालेंगे कहाँ, ये मांगे हमारे कि आगे क्लास बढ़ाओ। जुड़े हुए कुछ लोग हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ की, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि बताइए क्या है एक्चुअली में जो कंप्लेन है बच्चों के पेरेंट्स की, क्योंकि वो 10वीं यहाँ पर ना होने की वजह से उनको खासी परेशानी हो रही है। तो आप लोगों ने क्या कभी कुछ डिमांड की यहाँ पर? आपने कोई डिमांड की इंतजामिया से? किए थे 9th-10th के लिए डिमांड किए थे, लेकिन अपने पास जगह नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर कोंडवा में कहीं भी जगह होगी तो 9th-10th खोल सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, तो आपने कोशिश की कि यहाँ के जो इलाके हैं इस इलाके में कोई आसपास कोई ऐसी जगह दस्तयाब हो जाए ताकि वो बच्चे यहाँ पर 10वीं कर सकें? यहाँ के इलाके में बहुत सारी जगह है, प्रशासन को चाहे तो प्रशासन 2 मिनट में यहाँ वो उपलब्ध कर सकता, लेकिन प्रशासन सो गया है, प्रशासन नहीं देना चाहता है। ऐसा तालीम जो अकलगी तबके के लिए तालीम एक बहुत जरूरी चीज़ है, और इसको हासिल करने के बाद वो अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, और अगर उसमें रुकावट आएगी तो इनका मुस्तकबिल खराब होने के इम्कान ज़्यादा है। इसलिए मैं प्रशासन से और आम यहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी यही ख्वाहिश रखूंगा कि वो इस पे आगे बढ़ें और कुछ काम करने की कोशिश करें। मैं साजिद खान, पुणे। मैं यहाँ पर एक मौलाना आजाद
एनसीपी के गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स डिपार्टमेंट के मुंबई सदर जसविंद की तरफ से महाराष्ट्र के रियासती सदर मनोज शालीन शंकर की सालगिरह के मौके पर मुंबई में एक मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप से कई अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर एनसीपी के सीनियर लीडरान और कई कारकुन मौजूद थे। आने वाले दिनों में इतना ही कहना है कि आपके जैसे लोगों ने अगर आगे आके लोग समाज की मदद करनी चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी, संस्था समाज और ये देश का ऋण होता है तो हमें देना है वापस। तो हम लोग कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, वो माध्यम आपने आज दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपकी तरफ से आभारी रहेगी। आने वाले दिनों में हमारे सबसे बड़े नेता है जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय अजित पवार जी, उनका बर्थडे है। में आज हम लोग ने यहाँ पे एक कैंप रखा था, हेल्थ कैंप, जिसके चलते बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और आगे चल। नांदेड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुनिया भर के सिखों के अकीदत के मरकज गुरुद्वारा सचखंड हुजूर साहिब के इंतजाम से मुतालिक महाराष्ट्र गुरुद्वारा एक्ट 1956 में की गई हालिया तरमीम पर शदीद एतराज़ात का सिलसिला जारी है। सिख बरादरी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि दिफा 11 में की गई तरमीम, जिसके तहत गुरुद्वारा बोर्ड के सदर के तकर्रुर का इख्तियार हुकूमत को दिया गया है, फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सिख बरादरी का कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने गुरुद्वारा एक्ट 1956 में तरमीम करते हुए दिफा 11 में एक गैर जमहूरी और गैर मुनसिफाना तब्दीली की है। मुकामी सिख बरादरी का कहना है कि यह कदम न सिर्फ आईनी इक़दार के खिलाफ है, बल्कि गुरुद्वारे की रिवायती मजहबी खुद मुख्तारी को भी पामाल करता है। सिख समाज ने सदर के इंतखाब का इख्तियार वापस गुरुद्वारा बोर्ड के मुंतखब अरकान को देने की मांग की है। एमएनएस कारकुनों ने मीरा भयांदर में मराठी जुबान ना बोलने पर एक रेस्टोरेंट के मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े के खिलाफ आज ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद रखी। एमएनएस कारकुनों ने तशद्दुद की वीडियो भी मंजर आम पर आई है। इस वाक़े के खिलाफ लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।